हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जिस तेजी से वाकयात हो रहे हैं उन्हें समझना भी मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से संडे को दमिश्क में एक तरह से हुकूमत गिरी और दूसरी अभी आई नहीं, यानी जिस तरह से बिल्कुल ट्रांजिशनल किस्म का टाइम है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी हुकूमत में, वो कहते हैं कि मैं पावर ट्रांसफर के लिए तैयार हूं, और आने वालों ने भी कहा कि अभी आप ही चलाइए। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल जिस तेजी से उसके दमिश्क के बहुत नजदीक तक पहुंच गया, वो बहुत ही अलार्मिंग है। क्या उसके लिए कभी किसी ने सोचा था? क्या वो डील जिन लोगों ने भी की है कि ये ब्लडलेस कू हो जाए, बगैर खून खराबे के हुकूमत बदल जाए, क्या उनके किसी प्लान में, डील में कोई इसका कोई जिक्र नहीं था कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा? और इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर सीरिया के फौजी ठिकानों पर तमाम फौजी ताकत को एक तरह से तहस नहस कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक 80% उसकी फौजी ताकत खत्म हो चुकी है। आगे अब क्या होगा? जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूती से इजराइल के खिलाफ लड़ रही थी, उसका क्या होगा? आगे ईरान क्या कर सकता है? अभी एक ताजा खबर कोई एक और आ रही थी कि शायद ईरान वो जवाबी कार्रवाई जो पेंडिंग है वो जल्दी कर सकता है। हालात बहुत ही फ्लूइड हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बशार अल असद थे उनके जुल्म इतने ज्यादा थे कि लोग बहुत नाराज थे, इसलिए लोगों ने मुखालिफिन को दमिश्क में वेलकम किया। लेकिन फौरन ही जब इजरायली वहां पहुंच गए और इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई रेजिस्टेंस उसके मुखालिफिन के जरिए, तो लगता है कि शायद आपस में मिली भगत है। यह सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो वहां के हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त इन तब्दीलियों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है चीजों को सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव में समझना। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसको सही पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो उसके इमीडिएट रिजल्ट्स हमें देखने की जरूरत है। इट इज क्लियर एडवांटेज टू इजराइल, क्लियर है, इसमें किसी और को नहीं है। इजराइल को, सीरिया वाहिद कंट्री थी इनके नेबरिंग में, इजराइल के नेबरिंग में, जो इसको रेजिस्टेंस दे रही थी किसी किस्म की, और यही एक रूट था जिसके जरिए हिजबुल्लाह को सप्लाई लाइन्स जो है चालू रहती थी। इन पहले ही उसने हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह किया, उसके चीफ को मारा गया, हमास के 2 चीफ जो थे उनको हलाक किया। उसके बाद वहां तकरीबन गाजा जो है तहस नहस किया। अब उनको प्लेटर पर रिबेल्स ने सीरिया को उनके हवाले किया। इसकी एक बात ये है कि विद इन 48 आवर्स ऑफ कोलैप्स ऑफ बशार अल असद रिजीम, इजराइल ने पहले गोलान हाइट्स में जो बफर जोन था, डिमिलिटराइज्ड, जो यूएन मॉनिटर्ड है, इस पर कब्जा किया, और इसके बाद हार्डली वो 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दमस्कस है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और वो अंग्रेजी में एक कहावत है, और इस सारे गेम प्लान में अमेरिका तो, इजराइल तो शामिल है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल इस्लामिक कंट्रीज का है। क्या उनके पास वो विजन नहीं है कि वो एनविजेज कर सकते थे अगर इस वक्त बशार अल असद की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? इख्तिलाफ हो सकता है बशार अल असद गवर्नमेंट के बारे में, वो टेरिनिकल गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप थी। आप मिडल ईस्ट की एक वाहिद गवर्नमेंट मुझे बताइए जहां पर डिक्टेटरशिप नहीं है, जहां पर जुल्म नहीं है। एक बार अरब स्प्रिंग के बाद मोहम्मद मुर्सी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई, और विद इन नो टाइम इट वाज कोलैप्स्ड, और वहां पर मार्शल और आर्मी रिजीम आ गई, जिसकी सारे मुस्लिम उम्मा तालियां और वाहवाही करते हैं, और जिसके ताल्लुकात
इतने स्ट्रांग ताल्लुकात इजराइल और अमेरिका के साथ है, वो हमारे रहनुमा है। दूसरे रहनुमा हमारे अरब कंट्रीज है जो इस प्लान में, जैसे कहा जाता है, टर्की के अलावा यूएई और कतर का भी इस प्लान टॉपल करने में मदद। हालांकि ये हकीकत है, बशार अल असद को हुकूमत जब मैन इट वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन 2015, उसको उस वक्त ईरान और रशिया ने पूरा सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट फिर 2018 तक तकरीबन सारी टेरिटरी एक्सेप्ट इदलिब एरिया को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। लेकिन इसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि लोगों को किसी किस्म की राहत पहुंची, और यही वजह है, ये कहा जाता है कि बशार अल असद को बार बार रशिया और शायद ईरान भी कहता था कि उसको फंक्शनिंग जो चेंज करने की जरूरत है। वो इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें दो और वजूहात है। एक तरफ रशिया एंगेज है यूक्रेन वार में, जिससे उसकी जो मिलिट्री ताकत जो है किसी हद तक कम हो गई है। दूसरी तरफ ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है इजराइल के साथ। हिजबुल्लाह को मदद कर रहा था, हमस को मदद कर रहा था, जहां तक कि सीरियन गवर्नमेंट को उसने $50 बिलियन को सपोर्ट दिया। लेकिन खुद वो कोलैप्स हो गई। अब उनके गवर्नमेंट फोर्सेस है, उन्होंने ऐसे ही हथियार डाले जिसका फायदा उठाया इजराइल ने, और उन्होंने इस गवर्नमेंट फोर्सेस मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उनको तहस नहस किया। वो ये प्रिटेक्स में किया कि वहां पर केमिकल वेपन्स है, लेकिन इन्होंने नेवल फ्लीट को खत्म किया। उन्होंने 450 के करीब एयर स्ट्राइक्स किए, और जहां जहां मिलिट्री गवर्नमेंट फोर्सेस के जो थे ठिकाने थे, कैंपस थे, स्टेशंस थे, उनको बर्बाद कर दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस सिचुएशन में रिबल्स क्या करेंगे। रिबल्स आपस में खुद ये अभी उनको समझ में नहीं आता है कि वो इस हुकूमत को कैसे चलाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो था पहले एक क्राइसिस थी, अब कियास हो गया। यहाँ तक कि आज प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने ये भी कहा, मैं मशरिक वस्ता का नक्शा बदल लूंगा। इट इज अ वार्निंग टू अदर्स। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो लोग आज इसमें शामिल है, कल उनकी बारी होगी। कल उनकी बारी होगी। मैं थोड़ा सा बीच में रुक करके, एक तो ये कि जो ताजा खबरें हैं वो दमिश्क के साउथ में कतना एक जगह है जो बताया जाता है कि दमिश्क के आखिरी लिमिट से 10 किलोमीटर के आसपास है, वहां तक इजरायली फौजें पहुंची हैं। दूसरे ये कि जैसे ही हुकूमत गिरी, कुछ चीजें ईरान से निकल करके आई, वो पहली बार सामने आई। शायद हुकूमतें बहुत सी चीजें नहीं बताती, कुछ वजह होती है, लेकिन कुछ चीजें अब सामने आई। मिसाल के तौर पर कि बशार अल असद अब काफी दिन से ईरान के मशवरे नहीं सुन रहे थे। जब वो अरब लीग में उन्हें लाया गया, शायद वो एक ट्रैप था जिसमें उन्हें अरब ज्यादा बनाने की कोशिश की गई, और ईरान के खिलाफ 3 जो यूएई जिनको क्लेम करता है जजीरे, उन पर भी उनसे साइन ले लिए। उसके बाद हूथी का ऑफिस वहां से बंद हुआ। हिजबुल्लाह खुद फोर्स के लोगों का डिप्लॉयमेंट ज्यादा सेंसिटिव इलाकों से हटा करके हत्ता के गोलान हाइट्स। तो इस किस्म की चीजें सामने आई। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से, यानी ईरान से दूर करने में वो कामयाब हो गए और उसको गिरा दिया गया? अगर वो कामयाब हो गए तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है बशर अल असद को हो गया। बिल्कुल। चूंकि वो न सनम मिला, न विसाले लिया, न यहाँ के रहे न वहां के रहे। एक बार आपको हमें ये याद रखना चाहिए, 2014-15 में जो जिस तरीके से उसके ईरान और रशियन गवर्नमेंट ने इसकी मदद की, उसने उसी वक्त हार लिया था। 95% इसकी टेरिटरी गई थी इसके हाथ से। उस वक्त अल नसर हुआ करता था, जो आजकल तहरीर बन गया है। ये था।
और या दूसरे ग्रुप्स थे इसमें जो थे, जिनको यूएस बैक्ड ग्रुप्स थे, वो थे, सारा उस वक्त गया था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से भरपूर मदद इसको की, उसने रिगेन किया था, उसको ये अपॉर्चुनिटी थी। अब क्या हुआ, यही अरब कंट्रीज जिन पर उसने भरोसा किया, यही इसके खिलाफ पीछे से बैकडोर तरीके से इसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, जिसमें और इसको टॉपल करने में रिबेल्स को मनी फराहम कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो रिबेल्स ऑल ऑफ अ सडन इमर्ज हो रहा। हमने कहा लाइटनिंग स्ट्राइक उन्होंने की, लेकिन आप देखिए उन्होंने सिस्टम को कैसे खोखला किया था अंदर से। तो यानी कि इट फेल लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरफ गिर गई गवर्नमेंट, जो पहले 11 साल 12 साल नहीं गिरी, इतना तूफान आते हुए। अब की बार 6 या 7 दिन में इसका जो है सारा खत्म हो गया, इसकी गेम ही खत्म, जो इमेजिन ही नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं इवन यूएस के वहम गुमान में भी ये नहीं था कि ये इतनी जल्दी गिरेगी। क्योंकि मैं उन दिनों, इस दिन जब ये दमस्कस में दाखिल हो, यूएस रिपोर्टर्स कहते हैं अभी इनको लगेंगे 4-5 दिन, क्योंकि इसके स्ट्रांग होल्ड बहुत ज्यादा सारी जगह है। लेकिन क्या साबित हुआ, उनकी उससे 2-3 दिन पहले ही तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि ये बगैर रुकावट के जल्दी ही दमिश्क पर कब्जा कर लेंगे। यानी उनको इस प्लान का बेहतर पता था। उस प्लान ही इज अ मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्लान, ही इज अ मास्टरमाइंड। लेकिन चूंकि मेन जो जहां से एंट्री शुरू हुई इनकी रिबेल्स की, वो किसी दूसरे साइड से नहीं हुए। आप अगर रशिया के सीरिया को देखोगे, सीरिया के एक तरफ इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है, इजराइल है और तुर्की है। और कहां से एंट्री होगी, मुझे बताइए कहां से एंट्री होगी? बिल्कुल 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 ये वो पूरी है। और इसका मतलब है इसने इस ग्रुप को, जिनकी तादाद थाउजेंड्स में है, इनको रेडी करने में, इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इनको लोकेशंस के बारे में बताना, चाहे उसमें दूसरे यूएस या इजराइल ने भी मदद किया होगा, वो भरपूर मदद की होगी। लेकिन सानिया ये है कि हम एक चीज को देखे है, ये एक डिक्टेटर रिजीम है। हम ये देखते नहीं है कि इस रिजीम के कोलैप्स होने से इस्लामिक वर्ल्ड में क्या तबाही आई है। अगर ये अब तो सर बहुत लोग अब ये कहने लगे कि अब इजराइल जो चाहता है, जो चाह रहा है, वो कर रहा है। यानी सीरिया की फौजी ताकत को 2 दिन के अंदर 80% से ज्यादा तबाह करने की जो रिपोर्ट आ रही है, इसमें जो ये अल तहरीर वाले लोग हैं, जिन्होंने आकर के कब्जा किया है, जो दमिश्क पहुंचे हैं, उनका इजराइल से कितना तालमेल है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो है तालमेल ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है, ये इस वक्त इनका फोकस था। चूंकि ये जो मिलिट्री लोग जो होते हैं ना, जो रिबेल्स होते हैं, इनका जो पॉलिटिकल विजन जो था, इनका एक ही फोकस पॉइंट था बशर अल असद गवर्नमेंट की। लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसका क्या होगा? आप देखिए, इजराइल ने एक और बयान दिया जिसका सपोर्ट यूएस ने भी किया। जिन लोगों को आईएसआईएस के साथ या अलकायदा के साथ लिंक्स होंगे, वी आर गोइंग टू टारगेट देम आल्सो। अगर उनको लगा ये उनके लिए इन फ्यूचर दे में क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इजराइल और यूएस देयर, दे विल बी टारगेटेड एंड हिट स्ट्रांगली। उनका भी नेस्त नाबूद वो करके रखेंगे। ये इनको उनको सोचना चाहिए, इसी वक्त उनको इकट्ठे बैठना चाहिए। जो इजराइल की तरफ से इन्वेजन हो रहा है या जो इलाके वो खा रहा है, इसको हाउ टू टैकल इट, इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए। और भी देखना चाहिए मिलिटरीली, तो वो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू स्टैंड बिफोर इजरायली आर्मी, क्योंकि वो भी एक जो वहां पर बची खुची गवर्नमेंट आर्मी थी, उनके पास शायद कोई स्ट्रेंथ थी, इनके पास वो स्ट्रेंथ भी नहीं थी। ये तो कोई न, लेकिन सर कोई एक बयान की शक्ल में भी सामने नहीं आया एचटीएस की तरफ से इजराइल के इस हमले के बारे में। तो सिंबॉलिक भी कोई मुखालिफत कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपस में तालमेल के साथ ऐसा हुआ है। वो एडवांस पार्टी थी और फौरन ही इजराइल पहुंच गया।
देखिए इसमें आप देखिए एक चीज है, ये भी इसमें अंदेशा ये भी है सर थोड़ा सा राइट को हो जाइए, थोड़ा सा राइट इसमें को। ये भी अंदेशा है कि ये जो प्रेजेंट जो लगता है ना रिबल्स, कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे यहाँ भी क्राइसिस होंगे। यहाँ भी यूएस बैक्ड एक ग्रुप है, टर्की का दूसरा ग्रुप है, तीसरे का तीसरा, गल्फ कंट्रीज का तीसरा है, इसमें भी रसकशी होगी। एंड जैसे पहले ही वहां पर एक क्यास तो था, सिविल वार तो था ही, ये इसको मजीद तबाह बर्बादी की तरफ लेगा। और यहाँ ही नहीं, ये सारे जो है एरिया को खत्म करेगा। अब आप बता रहे हैं ये क्या, ये अभी ये इनको समझ में नहीं आता है कि हुकूमत को कैसे संभालेंगे। ये जो है दमिश्क में हथियार लेकर वाह करना, सड़कों पर ये करना, ये करना, हुकूमत चलाना और हुकूमत के सामने जो प्रेजेंट मसाइल है उन चैलेंज को फेस करना, इस हुकूमत के लिए जो उन्होंने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि वो इनके घर के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पर खड़ा है इस वक्त। इस मुसीबत से जान बचाने के लिए इट इज टू बी सीन हाउ दीज रिबल फैक्टर्स जो है, रिबल फोर्सेस है, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट एंड कंटेन इट। अच्छा, एक तरफ तो ये महसूस हो रहा है कि ये सब मिले हुए हैं, दूसरी तरफ बयान की हद तक इजराइल कह रहा है कि ये हम हथियार इसलिए खत्म कर रहे हैं कि ये रिबल्स के हाथ में आ जाएं, ये बिल्कुल अनरूली किस्म के लोग हैं, वो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो ये इसको बयान पर क्या आपको यकीन आ रहा है कि वो पार्टली आई एग्री विद दिस, पार्टली आई एग्री विद दिस। हालांकि इजराइल के इंटेंशन फार मोर बिगर है। उनका ये है, चाहे रिबल है चाहे गवर्नमेंट है, ए इज एंटी इजराइल, बी इज एंटी इजराइल। इसलिए वो किसी को एक के नाम पर, दूसरे को दूसरे नाम पर वो खत्म करना चाहते हैं। उनके लिए ये नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे इस्लाम फिरका में ये जो लोगों को रखा है, अजमी और अरबी है, फैक्ट सेक्ट है, ये फिरका है, आइडियोलॉजी है, उनके पास एक ही है, ही बिलोंग्स टू इस्लाम, सो वेदर ही इज ए बी सी, इसको टारगेट करना है। वो उस वक्त किसी को नहीं मानते हैं, वो उस वक्त किसी को नहीं मानते, वो ना सुन्नी ना शिया। अच्छा, जब ये एलेप्पो से लड़ते हुए आ रहे थे, कब्जा करते हुए, उस दौरान इजराइल की एडिटोरियल इस किस्म के आ रहे थे, मैं देख रहा था कि हमारे लिए तो अच्छा है, ये एक तरफ सलफी है, एक तरफ हिजबुल्ला और ईरानी है, यानी ये दोनों कमजोर हो जाएं, इजराइल के लिए ये बेहतर ही है। नेचुरली वो चाहते हैं सेक्टोरियल वायलेंस रहे, वायलेंस रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे, ये उनके लिए चांदी है। इन्होंने हमेशा यही चीज एक्सप्लॉइट किया, जिसकी समझ कभी भी इस्लामिक वर्ल्ड को नहीं आया। हमें इस सेक्टर्स में बांध लिया। यानी कि अगर आप देखेंगे जो वार स्टार्ट हुए, वो भी अगर आप देखेंगे, ईरान इराक वार था, उसकी बेसिस क्या थी? कोई इशू ही नहीं था। या फिर बाद में जो हुआ, अरब सऊदी अरब लेड जो अलायंस जो है, उन्होंने यमन पर हमला किया, इसका क्या था? हाँ, वहां भी उसी तरह की फीलिंग क्रिएट कर। ये चीजें हम समझते नहीं है, हम दूसरों को चांस देते हैं काम करना, हम पर हमें टारगेट करने के लिए इन द नेम ऑफ सेक्ट, ये रीजन जो भी है, इसके नाम पर करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कोशिश करते हैं कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट कायम करें और आपस में जो इख्तिलाफात है उनको बाद में रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन प्राइमरली ये होना चाहिए एम कि लेट अस फेस द एनिमी बोल्डली, यूनाइटेडली, मुत्तहिद होकर के दुश्मन का सामना करना चाहिए। अच्छा, गाजा वाली जो जंग थी, गाजा से लेबनान तक जो हुई, इसमें तकरीबन 14 महीने, इसमें सुन्नी और शिया इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल नजर आ रही थी। पूरी दुनिया में एक बेहतर माहौल हो रहा था, चूंकि ईरान और हिजबुल्ला शिया और फिलिस्तीनी मजलूम सुन्नी और उनकी मदद कर रहे थे, तो बहुत पूरी दुनिया में एक फिजा बन रही थी इत्तेहाद की। इस सीरिया वाले मामले को ला करके फिर से वो
सुन्नी शिया इख्तलाफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है टेम्परेरी रहेगा। जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, उभर रहे हैं सीरिया में, तो बाद में जो है ना, लोगों को रियलाइज हो गया कि ये एक जो है, जो फॉल ऑफ द गवर्नमेंट है, हालांकि वो खराब गवर्नमेंट थी, इसके माल फंक्शनिंग थी उस गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती थी, वो कहीं ज्यादा बेहतर था जो आज की सिचुएशन है, या आज से 10 दिन या 15 दिन के बाद जो वहां पर सिचुएशन होगी, उससे बेहतर वही था। लेकिन लोगों को कभी कभी समझने में, रियलाइज करने में, इसके इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है कभी कभी। ये जो है इतना आसान नहीं था। हमें अब आप देखना कि इजराइल के जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनमें से सिर्फ यही एक था, और लबनान में हिजबुल्लाह इसके खटकता था, यही थे ना। बिल्कुल। इजिप्ट उनके साथ था, जॉर्डन उनके साथ था, लबनान में हिजबुल्लाह उनका कांटे की तरफ ये था, अटकता था, और सीरिया में उसको लग रहा था यहाँ पर रशिया और ईरान की बेसिस है, वो उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और दिस वाज द मेन रूट। यहाँ से ही सारा कुछ जो चल रहा था इजराइल के खिलाफ यहाँ से हो रहा था। इससे बड़ी विक्ट्री को अचीव अगर करनी है तो वो इजराइल को सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, इजराइल को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो कुछ सीरिया में हुआ, उनका मैदान साफ हो गया, उनका मैदान साफ हो गया। और जो उसने आज ये कहा मैं इसका नक्शा बदलूंगा, दैट मीन्स इट इज, जो कि एम्बोल्डन हुआ, जो इसकी जो है अचीवमेंट सुबह है, लबनान में है, गाजा में या सीरिया में, ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इट देयर। यानी वो भी अब ग्रेटर इजराइल के लिए ज्यादा और मेहनत क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं? बिल्कुल। अच्छा, आज ही आयतुल्लाह खामेनेई ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक तकरीर की है, उसमें 2-3 चीजें बहुत ही अहम हैं। एक तो ये कि अमेरिका और इजराइल का ये प्लान था, जो कुछ सीरिया में हुआ, ये ठीक है, बात समझ में आती है। उसके अलावा दूसरी बात ये कही कि रेजिस्टेंस कमजोर नहीं होगा। हमेशा अब से पहले जो तजर्बे हैं, तारीख ये कहती है कि जब भी कोई नाकामी आती है या कोई मुश्किल आती है तो उसके बाद और ज्यादा मजबूत होते हैं, जितना उन्हें दबाया जाता है वो और मजबूत होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल के खिलाफ जो एक टेम्पो बना हुआ था इस्लामिक रेजिस्टेंस का, वो क्या जारी रह पाएगा? मुझे नहीं लगता। माइनस सीरिया, मुझे नहीं लगता। हालांकि सीरिया का इसमें जो रेजिस्टेंस में ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, एक फैसिलिटेटर था, फैसिलिटेट इससे होता था, या चाहे जो कुछ भी है वहां पर ईरान के, रशिया के या दूसरे कंट्रीज का आना जाना रहता था, मूवमेंट रहती थी, चेन एंड सिस्टम था, सप्लाई सिस्टम का एक चेन था। लेकिन ये कोई समझे कि इमीडिएटली कुछ होगा, अभी जो एक तो चाहे बशर अल असद जैसा भी था ये, लेकिन एक उसके पास एक सिस्टम था फंक्शनिंग का, लेकिन दूसरा जब तक उसको रिप्लेस करने में टाइम लगेगा, अभी कोई नया फेस नहीं आ जाएगा इमीडिएट फ्यूचर में जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर उभर जाएगा वहां पर। लेकिन ये इस वक्त पूरा सेटबैक है इस्लामिक वर्ल्ड को, खासकर जो फलस्तीन के काज के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए मेजर सेटबैक ये भी एक है। जैसे हिजबुल्लाह के कमांडर्स को उन्होंने एलिमिनेट किया, हमास के चीफ को एलिमिनेट किया, और इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं कि एक वो एम्बोल्डन हो गए। जैसे इन्होंने, इजराइल एक तरफ वार में था हमास के साथ गाजा में, दूसरी तरफ उन्होंने इस्माइल हानिया को ईरान में टारगेट बनाया। ये देखिए ना, ये एक छोटी सी कंट्री विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिज मास्टर्स या जो है, इट कांट टेक सच ए बिग डिसीजन, जिसके उसको पता है नताइज खतरनाक भी निकलेंगे और रिटेलिएशन भी हुई उस वजह पर। लेकिन ये जो है, ये जो है गेम प्लान जो है, इट इज मच बिगर। तो आप इस नई सिचुएशन में नाउमीदी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या आपको उम्मीद अभी है कि कोई रास्ता निकलेगा कि फिलिस्तीनियों को, उन पर जो जुल्म हो रहा है मुसलसल, उससे कोई उन्हें आजादी मिल सकेगी?
क्या क्या उम्मीद है, क्या लगता है? मैं कह रहा हूं, ये जो पहले भी मैंने कहा, इट इज फ्रॉम क्राइसिस टू कियोस सिचुएशन हो रही है। इमीडिएटली नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है, फलस्तीनियों की बात ही काटिए आप। और खासकर ट्रंप जो है, जिसका एटीट्यूड फलस्तीनियों के बारे में, वो कहता है इनको खत्म करो और मामला को आगे करो। यानी वो तो पूरी तरह से खत्म करके पूरे पे कब्जा करने की बात करते हैं, और वो ग्रेटर इजराइल की जो बात की जा रही है, और खासतौर पर नेतन्याहू ने जनरल असेंबली में जिस तरह से पूरा नक्शा दिखाया था कि ये ग्रेटर इजराइल ये बनेगा, अब उसकी तैयारी बज़ाहिर नजर आ रही है। और हम यानी मुसलमान वो कहीं सुन्नी, शिया, ईरान कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बहरहाल मुसलसल नुकसान हो रहा है। तो अभी आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी उम्मीद लगे, ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई कामयाबी मिलेगी फिलिस्तीनियों को, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंटरव्यू कैसा लगा, जरूर कमेंट्स में अपने राय लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।